हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल साइंस के पार्ट फिजिक्स से, जिसमें हम विद्युत एवं चुंबक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसके हम 2 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें पहला लेक्चर था हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हमने ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। और हमारा दूसरा लेक्चर था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें हमने फैराडे के प्रयोग और लेंज का नियम डिस्कस किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम और लेंज का नियम डिस्कस किया था, जो कि प्रेरित धारा की दिशा से संबंधित था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी में ट्रांसफार्मर बिल्कुल वही ट्रांसफार्मर जो हमारे घरों के आसपास लगा होता है और हमारे घरों में विद्युत सप्लाई करने के काम आता है। और ऐसे ही बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो होंगे आपने देखे होंगे, विद्युत विभाग के अंदर, बिजली बोर्ड के अंदर लगे हुए होते हैं। तो उसी ट्रांसफार्मर की चर्चा आज हम हमारे इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है, पहली इंपॉर्टेंट बात इसमें कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का अगर सिद्धांत आपसे पूछ लेता है तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कैसे, वो पूरी कार्य प्रणाली हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो न केवल आपके रीट एग्जाम के लिए, बल्कि यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह पटवार का एग्जाम है, क्योंकि पटवार के एग्जाम में आप विद्युत चैप्टर से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं पिछले सालों में, आप देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो। चाहे आप पटवार का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, एसआई, सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है आपका विद्युत। और अब विद्युत का संबंध हम चुंबकत्व के साथ कैसे कर सकते हैं, उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें हमने पहला वीडियो धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था, दूसरा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जिन साथियों ने अभी तक ये 2 वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वो ये 2 वीडियो देख लें, क्योंकि आज का टॉपिक पूर्णतः इसी पर डिपेंड है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही डिपेंड है। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जनरल साइंस के वीडियो जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो और नियमित रूप से हमारे चैनल पर जनरल साइंस के वीडियोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें, ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है, नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप अपना नाम व पता लिखकर हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको साथ में कम्पिटिटिव एग्जाम का नाम भी लिखना होगा, जिस कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो साथियों, अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक ट्रांसफार्मर की ओर। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या था उसके बारे में बता दूं आपको। प्रथम नियम हमने पढ़ा था फैराडे का, सिर्फ मैं इसी नियम की चर्चा करूंगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली बताने के लिए मेरे को ये नियम चाहिए आपका। प्रथम नियम हमने पढ़ा था, एक कुंडली ली थी और एक चुंबक, ये गैल्वेनोमीटर था, यहाँ एक चुंबक ली थी, एक कुंडली और एक चुंबक। ये एन सिरा हो गया, ये एस सिरा हो गया। जब चुंबक स्थिर थी, जब चुंबक गति नहीं कर रही थी, चुंबक अपनी जगह पर स्थिर थी, तब कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। और जब हमने चुंबक को गतिशील करवाया था, चुंबक की गति करवाई थी, तब धारा प्रवाहित हुई थी। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जब चुंबक गति करेगी तो कुंडली से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन आएगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आएगा। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, यदि चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रख देते हैं तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है।
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। तो जब हम चुंबक को गति करवाते हैं तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है। तो जब चुंबक गतिशील होती है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है तभी धारा की उत्पत्ति होती है, विभव की उत्पत्ति होती है। यही फैराडे का प्रथम नियम है। तो जब कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विभव उत्पन्न होता है। यही फैराडे का प्रथम नियम है और इसी पर ही निर्भर है हमारा ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है वो देख लें। ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं। ये प्राथमिक कुंडली है, ये होगी प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल, जिसको प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। ये हो गया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसका विभव है ईपी। पी फॉर प्राइमरी यानी प्राइमरी कोयल में विभव प्रत्यावर्ती धारा है। और जो ये अपने फेरे बनाए हैं कुंडली के फोल्ड हैं, ये एनपी नंबर ऑफ फोल्ड्स इन प्राइमरी कोयल, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। इसके सामने बिल्कुल द्वितीय कुंडली होती है, ये द्वितीय कुंडली है। ये एनएस हो गए द्वितीय कुंडली के फेरे एनएस, और यहां विभव उत्पन्न होगा, ये हो गया ईएस। ईपी तो है प्राथमिक कुंडली में विभव जो दिया गया है, निवेशी विभव आप कह सकते हैं, जो निवेश किया गया है, निवेशी विभव। और ये द्वितीय कुंडली में जो विभव प्राप्त होगा यानी आप इसे निर्गत विभव भी कह सकते हैं, जो विभव आपको मिलने वाला है, यही विभव आपके घरों में पहुंचने वाला है। अब सिद्धांत क्या लगता है, यहां देखिए इससे कैसे संबंधित है, क्योंकि यहां ना चुंबक है, चुंबक यहां है नहीं, फिर ये चुंबकीय फ्लक्स में कैसे परिवर्तन आएगा। देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ये प्रत्यावर्ती धारा का साइन है। प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलेगी। प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होता है और दिशा भी, मान समय के साथ साथ, मान व दिशा दोनों ही, वैसे तो मान समय के साथ साथ बदलता रहता है। अब देखो इससे क्या होगा, मान समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो समय के साथ साथ जो वैल्यू होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, समय के साथ साथ बदलता रहता है। अब हमने ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था कि जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां हमने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की तो कॉमन सी बात है, यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी बनेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकलेंगी, तो यहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो चुंबकीय बल रेखाएं निकलनी शुरू हो जाएंगी यहां से। तो चुंबकीय बल रेखाओं की उत्पत्ति हो जाएगी। वापस देख लें, हमने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की और ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले पिछले वीडियो देख लें। हमने यहाँ प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था हमने कि जब चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी, चुंबकीय बल रेखाएं वहाँ से निकलने लग जाएंगी और ये चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली में जाएंगी। अब क्योंकि धारा हमने प्रत्यावर्ती ली है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ साथ क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का मान भी समय के साथ साथ बदलेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी समय के साथ साथ बदलेंगी, यानी कभी घटेंगी कभी बढ़ेंगी। तो इससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इस कुंडली की ओर जो जा रही हैं वो कभी तो घटने लग जाएंगी और कभी बढ़ने लग जाएंगी, यानी कुल मिलाकर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आ जाएगा। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं इस दूसरी कुंडली से जा रही हैं
यही बल रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स कहलाती हैं। किसी भी पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन आता है तभी धारा उत्पन्न होती है, यानी विभव उत्पन्न होता है। चाहे या धारा कह दे चाहे वह विभव कह दे आप लोग, तभी विभव की उत्पत्ति होती है, धारा की उत्पत्ति होती है। तो फिर समझ लें क्या हुआ। यहाँ हमने प्रत्यावर्ती धारा ली। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? जिसका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जब इस कुंडली में प्रवाहित की गई, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित की गई, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते ही चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलने लगी। वो चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली से जा रही हैं, द्वितीय कुंडली से होकर क्रॉस हो रही हैं। और क्योंकि यहाँ हमने प्रत्यावर्ती धारा ली है जिसका मान समय के साथ साथ बदलता है, इसलिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका मान भी समय के साथ साथ बदलेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी समय के साथ साथ बदलेगी। और जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी, यानी जब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, तब इसमें विभव की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार द्वितीय कुंडली में विभव की उत्पत्ति हो जाती है। शर्त है कि प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राथमिक कुंडली में आपने दिष्ट धारा दे दी तो दिष्ट धारा देते ही क्या होगा? दिष्ट धारा का मान नहीं बदलेगा। जब दिष्ट धारा का मान नहीं बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी नहीं बदलेगा। जब चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं बदलेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी नहीं बदलेगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स भी नहीं बदलेगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स भी नहीं बदलेगा तो द्वितीय कुंडली में विभव की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि फैराडे का नियम कहता है जब फ्लक्स बदलता है तभी विभव की उत्पत्ति होती है। क्लियर? तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का यूज हमेशा प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का यूज होता है तो हमेशा किस धारा के साथ? प्रत्यावर्ती धारा के साथ। क्यों? वो आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा कि क्यों ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही यूज किया जाता है। फिर देख लें, यहां प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की तो इस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलने लगी। और क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है जिसका मान बदल रहा है तो बल रेखाएं भी बदलेंगी। और बल रेखाएं बदलेंगी तो फैराडे का पहला नियम कहता है कि दूसरी कुंडली में, यानी इस कुंडली में विभव की उत्पत्ति हो जाएगी। क्लियर? तो ये था ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, जो कि ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ट्रांसफार्मर की संरचना देख लें। तो ट्रांसफार्मर की संरचना में कच्चे लोहे, नरम लोहे का एक क्रोड बना होता है, जिसमें नरम लोहे की जो पत्तियां होती हैं वो एक के ऊपर एक रखी होती हैं। ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नरम लोहे का एक क्रोड बना होता है इस तरह से। ये नरम लोहे का क्रोड है जो लोहे की पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है इस तरह से। ये लोहे की पत्तियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं और इन पर विद्युत रोधी पदार्थ का लेप किया होता है। विद्युत रोधी पदार्थ का इन पर लेप किया होता है। तो इस तरह नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर ट्रांसफार्मर तैयार किया जाता है और लेप किया होता है इन पर विद्युत रोधी पदार्थ का। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर ये संरचना हो गई ट्रांसफार्मर की। अब इसमें क्या होता है, यहाँ ये प्राथमिक कुंडली आ गई, ये प्राथमिक कुंडली है। क्लियर? जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं। तो ये प्रत्यावर्ती धारा आ गई। इस साइड ये प्राथमिक कुंडली तैयार की होती है और इस साइड यहां द्वितीय कुंडली तैयार की होती है। ये द्वितीय कुंडली आ गई। इधर प्राथमिक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली के फेरे हो गए। इधर द्वितीय कुंडली तैयार की, इधर द्वितीय कुंडली के फेरे आ गए। यानी ये प्राइमरी कोयल है, ये सेकेंडरी कोयल है। ये जो विभव दिया गया है ईपी और ये जो विभव प्राप्त किया गया है ईएस। ये जो फेरे हैं एनपी और ये जो फेरे हैं एनएस। क्लियर? अब ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर ये आ गई। अब इसमें होता क्या है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, सूत्र क्या है ट्रांसफार्मर का? तो हमने
क्या होता क्या कुंडली में जितने ज़्यादा फेरे होते हैं उतना ही ज़्यादा विभव होता है। यानी विभव जो होता है वो फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। अगर सेकेंडरी कोयल का विभव देख रहे हैं तो वो सेकेंडरी कोयल के फेरों की संख्या के समानुपाती है, और अगर प्राइमरी कोयल का विभव देख रहे हैं तो वो प्राइमरी कोयल के फेरों की संख्या के समानुपाती है। यानी प्राइमरी कोयल में ज़्यादा फेरे होंगे, मान लो इधर ज़्यादा फेरे हैं, इधर अधिक फेरे हैं। अब ये समझने वाली बात है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। इधर फेरे अधिक हैं, इधर फेरे कम है। जो ये फोल्डर है तार के, जो लपेटी तार है, इसके जो फेरे हैं इधर ज़्यादा है इधर कम है। तो क्या होगा, अगर इधर अधिक फेरे हैं इधर कम फेरे हैं तो इसका विभव ज़्यादा होगा, इसका विभव अधिक होगा और इसका विभव भी कम होगा। ये विभव कौन सा था जो हमने दिया था? प्राइमरी कोयल में विभव हम देते हैं, ये निवेशी विभव था, और ये निर्गत विभव है जो हमारे घरों में जाना है, निर्गत विभव। तो अगर निवेशी विभव ज्यादा और निर्गत विभव कम होता है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब वैल्यू कम करने वाला, स्टेप डाउन जो विभव का मान कम कर दे। क्यों हुआ विभव का मान कम? क्योंकि इधर फेरे ज्यादा रख दिए, इधर फेरे कम कर दिए। तो इधर फेरे कम कर दिए तो कॉमन सी बात है द्वितीय कुंडली में विभव कम प्राप्त होगा। प्राथमिक कुंडली का विभव हो गया ज्यादा, द्वितीय कुंडली का विभव हो गया कम। तो हमने निवेश ज्यादा किया था, प्राप्त कम हुआ। क्यों? क्योंकि इसके फेरे ज्यादा थे प्राथमिक कुंडली के और द्वितीय कुंडली के फेरे कम थे। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्लियर? अब चले हम दूसरे पे, उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई, स्टेप अप। उच्चाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप। स्टेप अप कब बोलेंगे? जब इधर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाए। इधर वाली वैल्यू कब ज्यादा हो सकती है? जब इधर फेरे ज्यादा हो जाए। यानी जब द्वितीय कुंडली के फेरे प्राथमिक कुंडली के फेरों से ज्यादा हो जाएंगे तो द्वितीय कुंडली का विभव यानी निर्गत विभव जो होगा वो प्राथमिक कुंडली के विभव यानी निवेशी विभव से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो स्टूडेंट ये थे ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। अब फार्मूला भी देख ले ट्रांसफार्मर का कि कैसे हम वोल्टता ज्ञात करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के न्यूमेरिकल से निकल सकता है। अब हुआ क्या, हमने पढ़ा प्राइमरी कुंडली में फेरे ज़्यादा हैं तो प्राइमरी कुंडली का विभव ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कुंडली के फेरे ज़्यादा है सेकेंडरी कुंडली का विभव ज़्यादा होगा। अब दोनों समीकरणों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो फार्मूला क्या बनेगा? ES अपॉन EP। अगर मैं ES अपॉन EP करता हूँ, ES अपॉन EP, समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो नियतांक लगाऊंगा, यहाँ भी समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो नियतांक लगाऊंगा, नियतांक से नियतांक कैंसिल हो जाएगा तो यानी बराबर, दोनों नियतांक कट गए तो ES बट्टे EP बराबर NS बट्टे NP। क्योंकि यहाँ सपोज मैं समानुपाती का निशान हटाता तो क्या करता, यहाँ नियतांक लगाता, यहाँ भी समानुपाती का निशान हटाता तो यहाँ भी नियतांक लगाता। अब मैं भाग देता ES बट्टे EP तो K से K कट जाता, बराबर बनता NS अपॉन NP। तो ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। तो ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, यानी फार्मूला बनता है ट्रांसफार्मर का। और धारा भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। धारा कैसे जोड़ सकते हैं वो देख लें। धारा ट्रांसफार्मर के फार्मूले में कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऊर्जा संरक्षण क्या कहता है? ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। यानी जितनी ऊर्जा हम देते हैं उतनी ही ऊर्जा हमें वापस मिल जाती है। यानी जितनी ऊर्जा हमने निवेश की थी, यानी जितनी ऊर्जा यानी शक्ति, जितनी शक्ति हमने निवेश की थी उतनी ही शक्ति हमें वापस मिल जाएगी। यानी निवेशी शक्ति बराबर होती है निर्गत शक्ति के।
क्लियर। निवेशी शक्ति बराबर होती है किसके, निर्गत शक्ति से, निर्गत शक्ति के। और शक्ति का फार्मूला हमने पढ़ा था क्या, P बराबर V इंटू आई। अभी पिछले वीडियोस में पढ़ के आए हम, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। और V होता है विभव, और विभव को यहाँ हम E से लिख रहे हैं। तो सेकेंडरी कुंडली का विभव, निवेशी शक्ति निवेश किसमें की, प्राइमरी में, तो प्राइमरी कुंडली का विभव इंटू प्राइमरी कुंडली की धारा, V इंटू आई, विभव इंटू धारा। तो शक्ति का मान रख दिया क्या, विभव इंटू धारा। निवेश कहाँ कर रहे हैं हम, प्राइमरी कोइल में, प्राइमरी कुंडली में। तो प्राइमरी कुंडली का विभव यानी प्राथमिक कुंडली का विभव इंटू प्राथमिक कुंडली की धारा बराबर होगी द्वितीय कुंडली के विभव इंटू द्वितीय कुंडली की धारा के। ईपी इंटू आईपी बराबर ईएस इंटू आईएस। तो ईएस अपॉन ईपी अगर हम निकालें तो ईएस अपॉन ईपी निकालें हम लोग, तो फार्मूला बनेगा आईपी अपॉन आईएस, आईपी अपॉन आईएस। तो ईएस अपॉन ईपी बराबर, ईएस अपॉन ईपी बराबर आईपी अपॉन आईएस, आईपी अपॉन आईएस। यानी ईएस ज्यादा है तो आईपी ज्यादा होएगा, ईपी ज्यादा है तो आईएस ज्यादा होएगा। तो यहाँ क्या है, ईपी ज्यादा है, तो अगर यहाँ धारा का रिलेशन निकाले तो यहाँ ईपी ज्यादा है, ईपी ज्यादा है तो आईएस ज्यादा होएगा। यानी यहाँ धारा का संबंध बना देते तो आईएस ग्रेटर देन आईपी, क्लियर। और यहाँ अगर धारा का संबंध बनाते तो ईएस ज्यादा है तो आईपी ज्यादा होएगा, तो यहाँ संबंध बनता आईपी ग्रेटर देन आईएस। अब आपसे पूछेगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सत्य नहीं है, तो सत्य क्या क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में एनएस ग्रेटर देन एनपी, ईएस ग्रेटर देन ईपी और आईपी ग्रेटर देन आईएस, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सत्य है। और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया होगा वो असत्य होगा, क्लियर। ये आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, जितनी शक्ति हम देते हैं उतनी शक्ति वो हमें वापस दे देता है। निवेशी शक्ति बराबर होती है निर्गत शक्ति के। अब क्वेश्चन देखो कैसे आता है, न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है, बिल्कुल सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है इसमें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया हमारे को, एक ट्रांसफार्मर है जो 2200 वोल्ट के विभव को 2200 वोल्ट के विभव को 220 वोल्ट कर देता है। 2200 वोल्ट के विभव को 220 वोल्ट कर देता है। पहले तो अपने को इस ट्रांसफार्मर का प्रकार पता लग जाना चाहिए। विभव दिया कितना, 2200 वोल्ट, प्राप्त कितना हुआ, 220 वोल्ट, यानी पहले से क्या हो गया, कम। कम हो गया तो कौन सा ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, जो विभव को कम कर देता है। अब इसने कहा यदि प्राथमिक कुंडली में फेरे, प्राथमिक कुंडली में फेरे प्राथमिक कुंडली में फेरे 4000 हैं, 4000 हैं, तो द्वितीय कुंडली में फेरे कितने होंगे। तो एनएस का मान पूछ लिया, द्वितीय कुंडली में फेरे यानी द्वितीय कुंडली के लिए एनएस कितना होगा। वैसे तो ये आपको यही समझ आ जाना चाहिए। देखो फार्मूला क्या है अपना, इन दोनों का जो अनुपात होता है, विभव का जो अनुपात होता है वही फेरों का अनुपात होता है। ईएस अपॉन ईपी बराबर एनएस अपॉन एनपी, विभव का अनुपात ही फेरों का अनुपात होता है। तो यहां देख लो प्राथमिक कुंडली का विभव कितना था, 2200, द्वितीय का कितना, 220। प्राथमिक का 2200 था, द्वितीय का 220 है, तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। प्राथमिक के फेरे कितने, 4000, तो द्वितीय के फेरे होंगे 400। यही पता लग जाना चाहिए अपने को, क्लियर। नहीं तो सोल्व कर सकते हो आप, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। द्वितीय कुंडली का विभव ईएस अपॉन ईपी बराबर एनएस अपॉन एनपी, तो ईएस कितना 220, ईपी कितना 2200, वैल्यू पुट कर दो 220 बट्टे 2200 बराबर द्वितीय कुंडली के फेरे आपने ज्ञात करने हैं, ये क्वेश्चन मार्क है आपके पास। प्राथमिक कुंडली के फेरे कितने हैं, 4000, काट लो, ये 0 से 0 कट गई,
220 से 220 कट गया तो ये इधर आके 400 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 400, यानी द्वितीय कुंडली में 400 फेरे आएंगे। नहीं तो सीधा ही सोच लो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर आना है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब चले हम दूसरे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे को क्या कहता है, क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, यानी जिसके निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट, प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। द्वितीय कुंडली में 22,000 वोल्ट विभव, 22,000 वोल्ट विभव अगर हो तो धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान क्या होगा? प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट है, फिर देख ले ये प्राथमिक कुंडली का मान दिया है 220 वोल्ट 10 एम्पियर। द्वितीय कुंडली में 22,000 वोल्ट पर धारा का मान पूछ लिया, तो धारा का मान पूछा तो फार्मूला क्या चाहिए याद रख लें तो भी बन जाएगा ईपी इंटू आईपी। तो ईपी कितना है? प्राथमिक कुंडली का विभव 220 इंटू आईपी यानी प्राथमिक कुंडली की धारा 10 बराबर ईएस। ईएस कितना है? 22,000। द्वितीय कुंडली में वोल्ट था, ज्ञात क्या करना है? इनटू द्वितीय कुंडली की धारा, ये ज्ञात करना है। क्लियर। ये फार्मूला लगा ले ईपी इंटू आईपी बराबर ईएस इंटू आईएस। तो प्राथमिक कुंडली का विभव इंटू प्राथमिक कुंडली की धारा बराबर द्वितीय कुंडली का विभव इंटू द्वितीय कुंडली की धारा। तो प्राथमिक कुंडली का विभव आपको दिया 220 वोल्ट, धारा दिया 10 एम्पियर, द्वितीय कुंडली का विभव दिया 22,000, धारा आपने ज्ञात करनी है। तो क्या होगा? 0 से 0 कट गई दोनों, तो ये आएगा 22/220। तो आईएस बराबर 22/220 यानी 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। तो इस प्रकार द्वितीय कुंडली में जो धारा आएगी वो 0.1 एम्पियर आएगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक ट्रांसफार्मर, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने किए और थ्योरी भी हमने की। यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इसी तरह के वीडियो आपके लिए रेगुलर अपडेट हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा और जुड़े रहें हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।